नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल पे एक सीरीज लेके आया हूँ जिसमें मैं आप लोगों को 2010 से लेके 2020 तक बोर्ड परीक्षा में आए हुए पेपर को सोल्व करवाऊंगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं 2010 के पेपर की। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उच्च माध्यमिक परीक्षा 2010 या आरबीएससी के 2010 में आया हुआ पेपर है। शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको और बता दूं, मैं 10 से लेके 20 तक की क्वेश्चन पेपर तो सोल्व कराऊंगा। तो अगर आप सारे क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी एक बात और बता देता हूँ, कुछ बातें आपको पता नहीं होंगी कि 2010, 11, 12 इनमें जब पेपर हुआ करते तो दो पेपर हुआ करते थे, मतलब फिजिक्स के दो पेपर होते थे। आज हम फिजिक्स के फर्स्ट पेपर की बात करें, आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ भौतिक विज्ञान प्रथम, है ना, लिखा हुआ भौतिक विज्ञान प्रथम। आज हम इसकी बात कर रहे हैं फर्स्ट पेपर की, कल मैं सेकंड पेपर सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो टाइम खराब ना करते हैं, अपन क्वेश्चन पेपर शुरू करते हैं। चलिए देखिए, ये 2010 का पेपर है, दिख रहा है आप सबको। भौतिक विज्ञान प्रथम पत्र, मतलब पहले दो होते थे, एक फर्स्ट और सेकंड। हम जब पढ़ा करते थे दो पेपर चलते थे। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए कैसा है ना। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा पहला क्वेश्चन। अब की बार फिर ऑप्शनल आने वाले, तो आपको फायदा मिलेगा बहुत सारा इसमें से। देखिए क्या कहता है आप लोगों से, ये कहता है कि विलगित गोले के विभव V एवं आवेश क्यू में लेखा चित्र दिया गया है, गोले की धारिता बताइए। जब इस तरह का ग्राफ आपके पास है तो बताइए आप धारिता कैसे बताएंगे। इस ग्राफ को देखकर तो शायद आप लोग बता पाएंगे। धारिता बताने के लिए क्यू और V में ग्राफ की जगह आपको लिखना पड़ेगा tan थीटा। अब देखिए ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, त्रिभुज में आप tan थीटा बताइए। कोई भी ग्राफ किसको बता रहे हैं, इसके लिए आपको क्या पता करना पड़ेगा, हमेशा tan थीटा, जिसको बोलते हैं ग्राफ का ढाल। तो tan थीटा ग्राफ निकालोगे तो ये सामने वाली भुजा ये है, लंबटा आधार, ये हो जाएगा डेल्टा V, या V बोल दीजिए आप, और जो आधार है वो डेल्टा Q। तो V अपॉन Q क्या होता है, V अपॉन Q तो पता नहीं, आपको पता होगा शायद, C इक्वल टू Q अपॉन V होता है। C इक्वल टू Q अपॉन V, यानी कि अगर V अपॉन Q करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो V अपॉन Q जो है वो हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन C। तो मैं कह सकता हूँ tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन C, और C इक्वल टू निकालूंगा तो क्या आएगा 1 अपॉन tan थीटा, और आपको पता है 1 अपॉन tan थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो इसका आंसर क्या है, कोट थीटा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन आप बहुत कुछ सीखेंगे। विभव मापी में प्रयुक्त तार के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। हम तो चाहते हैं बिल्कुल भी ताप का प्रभाव ना पड़े उसके प्रतिरोध पे, तो शून्य होना चाहिए। एक्चुअल में शून्य नहीं होता, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ होता है। हम चाहते हैं कैसे है, शून्य, ताकि जब हम रीडिंग ले तो बार बार प्रैक्टिकल करते वक्त जो तापमान है उसका प्रतिरोध पर कोई प्रभाव ना पड़े। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बेसिकली इसमें कुछ क्वेश्चन वो भी हैं जो सिलेबस में नहीं है, या इस बार हट गए हैं, या फिर किताबें बदल गई है 2000 से लेकर 10 से अब तक। जैसे ये क्वेश्चन अब की बार आपके चैप्टर हट गया है, तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, मैं उन्हीं की बात करूंगा जो आपके सिलेबस में है। आगे चलते हैं, ये है एक, ये जो आपका 5वां चैप्टर जो हट गया है उसमें यही है, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र बी एस तथा ऊर्ध्वाधर घटक बी वी का परिमाण बराबर है, उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, ये आपके हट गया है, तो हम फिलहाल उसी की बात करें जो आपके साथ सिलेबस। ये भी हट गया है, 7वें चैप्टर का क्वेश्चन हट गया ये भी। आगे चलते हैं, ऐसे दो पदार्थों के नाम लिखिए जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है, ताप बढ़ाने पर घटती है। अब ये आप बताइए, ऐसे दो पदार्थ जिनकी अगर ताप बढ़ाए तो प्रतिरोधकता किस किस की घटती है, अर्धचालकों की। अर्धचालकों के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब ताप बढ़ाया जाए तो अर्धचालकों का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता घटती है। तो दो अर्धचालकों के नाम लिख दीजिए, सिलिकॉन और दूसरा मैं लिख देता हूं जर्मेनियम। सिलिकॉन व जर्मेनियम दो ऐसे पदार्थ हैं जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटती है। देखो ये क्वेश्चन आपको पता भी होगा, लेकिन हो सकता है कोई गलत कर दे। तीसरा क्वेश्चन अपने सिलेबस में नहीं है, ये चीजें हट चुकी हैं, 2010 में किताबें अलग हुआ करती थी, है ना, ये भी अपने सिलेबस में नहीं है, ये जो है सिलेबस में नहीं फिलहाल। आगे चलिए, क्यूरी का नियम इस बार बुक में है लेकिन आपके एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि वो चैप्टर आपके हट गया है, तो ये भी हट गया है। ये देखिए 5वां, ये आपके है, एल स्वप्रेरक के कुंडली में संग्रहित चुंबकीय ऊर्जा का सूत्र लिखिए जबकि इसमें धारा इसमें आई नोट धारा प्रवाहित हो रही हो। तो आपको याद होगा ऊर्जा का सूत्र 1/2 Li²। तो नोट है तो आप कर दीजिए 1/2 Li0 का स्क्वायर, है ना, आसान सा ही काम है। अगला देखिए, आपेक्षिक विद्युतशीलता की परिभाषा दीजिए। आप लोगों को याद होगा आपेक्षिक विद्युतशीलता बोले तो एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर क्या होती है, एप्सिलॉन एम, ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये होती है आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आप आराम से लिख सकते हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक की बात होती है, इसकी परिभाषा आप लिखिए अगर आपको याद हो तो। इसका सूत्र एक ये भी होता है, F0 अपॉन एफ, यानी निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल
वह किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य लगने वाले बल का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है। ठीक, तांबे के लिए पैराविद्युतांक का मान लिखिए, तो तांबे का पैराविद्युतांक सभी धातुओं का कितना होता है? अनंत। तांबे का भी कितना आ जाएगा? अनंत। इसका आंसर है अनंत। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, आगे चलिए। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? आप लोगों को सबको पता होगा, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत विभव का मान एक समान हो, नियत हो, उसे हम समविभव पृष्ठ बोलते हैं। बिंदु धनात्मक आवेश के कारण समविभव पृष्ठ का चित्र बनेगा, ऐसा बनेगा। ये दो समविभव पृष्ठ मैंने बना दिए हैं। अगर ये धन आवेश है, इसको आप धन आवेश बताते हो, तो आप इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरह का समविभव पृष्ठ है। मैंने इसके अंदर कितने समविभव पृष्ठ बनाए हैं? 2, 3, 4 कुछ भी बना सकते हैं, इसमें तो कोई बाउंडेशन नहीं है। आगे देखिए, सेलों की टर्मिनल वोल्टता। सेलों की टर्मिनल वोल्टता वो विद्युत वाहक बल के बल में एक अंतर लिखिए। एक अंतर इन दोनों की परिभाषा आप लोगों को लिख देनी है ना। सेल की टर्मिनल वोल्टता, जब इलेक्ट्रोनों से धारा प्रवाहित हो रही हो, सेल से धारा प्रवाहित हो रही हो, जब सेल से धारा प्रवाहित हो रही हो, तब इलेक्ट्रॉनों के मध्य का विभवांतर सेल की टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। जब सेल से धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो, अर्थात सेल खुले परिपथ में हो, तब इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। बस एक एक परिभाषा लिख देनी, यही आपका अंतर है। अगला चलिए, मीटर ब्रिज। इस चित्र में एक मीटर ब्रिज को संतुलित अवस्था में दर्शाया गया है। अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात कीजिए, X का मान ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, ये आपका R हो जाएगा, ये आपका S, संतुलित लंबाई कितनी है? L। आपको फॉर्मूला याद ही होगा, फॉर्मूला इसका ये है, S इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। तो आपको यहाँ R चाहिए, तो देखिए S का मान कितना है? 11 रख दीजिए, ये 100 माइनस L कितनी है? 45 रख दीजिए, ये L फिर दोबारा आप रख देंगे 45, और R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू तो X है ना, R की वैल्यू X है, तो इसको X लिख दीजिए। इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, बड़ा आसान सही है। आगे देखिए, ये भी आपके सिलेबस में हट गया है, फिलहाल ये चीजें नहीं है। ये देखिए अगला 11वां आपके सिलेबस का है। 10 सेंटीमीटर औसत त्रिज्या के एक टोराइड में 1000 फेरे हैं। इसमें 0.1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर टोराइड की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। टोराइड में चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है भाई? याद है किसी को? टोराइड में चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नोट एन आई, या फिर आप इसको लिख सकते हो B इक्वल टू म्यू नोट एन आई अपॉन 2 पाई आर। रख दीजिए, म्यू नोट का मान सबको होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। एन का मान कितना है? 1000, ये आपका एन है भाई, ये एन आ गया। आई का मान कितना है सर? 0.1 एम्पियर। 2 पाई आर का मान कितना है? आर का मान 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सबके मान रख दीजिए, हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सब क्वेश्चन में इसलिए सोल्व नहीं करोगे, मैं पूरी सोल्व करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी मैंने फॉर्मूले बता दिया, आप रख के सोल्व कर सकते हैं। स्पर्शा नियम, स्पर्शाधारामापी के परिवर्तन गुणांक, ये स्पर्शाधारामापी अपने नहीं है ना। आगे चलते हैं। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का एक रूप है, समझाइए। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम का ही एक रूप है, समझाइए। तो आपने देखा होगा लेंज के नियम में, है ना, ऐसा होता है कि जब आप किसी कुंडली के पास चुंबक का एन ध्रुव लेके आते हो, तो कुंडली भी किसकी तरह व्यवहार करने लग जाती है? एन ध्रुव की तरह। ये भी एन की तरह व्यवहार करने लग जाती है, पढ़ा होगा आप लोगों ने थ्योरी में। और जब दूर लेके जाते हो, जब इसको दूर लेके जाओगे, तो ये भी क्या बन जाएगी? एस बन जाएगी। तो हम कह सकते हैं जब किसी कुंडली के समीप हम एन ध्रुव को लेके आते हैं, तो कुंडली का वो फलक भी एन ध्रुव की बात व्यवहार करता है। अतः हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। इसी प्रकार जब हम किसी कुंडली से चुंबक को दूर लेके जाते हैं, एन ध्रुव को दूर लेके जाते हैं, तो चुंबक का वो फलक एस ध्रुव की बात व्यवहार करता है, जिसके कारण वह दूर जाते हो चुंबक का विरोध करता है, जिसके कारण हमें आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो पास लाने में और दूर ले जाने में, दोनों स्थितियों में हम किसी प्रतिकर्षण और आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करते हैं, और हमारे कार्य में जो ऊर्जा खर्च होती है वही हमें विद्युत दाब के रूप में प्राप्त होती है। तो यही बात है, बस लिख देना। थ्योरी में आपकी लिखाई होगी आपके सामने जरूर, बाकी ये लिख सकते हैं आप। एक इलेक्ट्रॉन एक अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर 0.5 मीटर त्रिज्या में चक्कर लगाता है। यदि रेखीय आवेश घनत्व, यानी कि लैम्डा, रेखीय आवेश घनत्व बोले तो लैम्डा, ठीक है। और ये इसकी त्रिज्या हो गई, ठीक। कूलम पर मीटर ये रेखीय आवेश घनत्व का मान है। तो इलेक्ट्रॉन की चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए और एम का मान दिया गया। अब देखिए,
जैसे मान लीजिए कह रहा है कि इस तरह का कोई तार है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ ना, थोड़ा सा इसको इस तरीके से करके ये अपने को जगह मिल जाएगी। देखिए इस तरह का कोई तार है, अनंत रेखीय धनात्मक आवेश का मतलब है इस तरह का कोई है, और कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, यहां से यहां तक की त्रिज्या कितनी दी गई है, आर दी गई है। अब इस बात को आप ध्यान से समझिए, अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो चक्कर लगाने के लिए क्या चाहिए, अभिकेंद्रीय बल। तो यहाँ अभिकेंद्रीय बल का काम कौन कर रहा है, ये जो तार है, इस तार का यहाँ पर कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र बनेगा, और विद्युत क्षेत्र में आपने इलेक्ट्रॉन को रख दिया, मतलब विद्युत क्षेत्र में आपने किसी आवेश को रख दिया। जब आप विद्युत क्षेत्र में आप किसी आवेश को रखते हो तो उसे विद्युत बल लगता है, तो विद्युत बल ही अभिकेंद्रीय बल का काम करेगा। तो इस केस में हम लिख सकते हैं अभिकेंद्रीय बल होता है भाई साहब एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। और जो विद्युत बल लगेगा वो होगा F इक्वल टू क्यू ई होता है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ F इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। आपको V का मान चाहिए, तो V का मान जब आप निकालोगे तो V का मान आपके पास कुछ ऐसे आएगा, क्यू ई इंटू आर और अपॉन एम। अब यहाँ बाकी सब तो ठीक है, अब यहाँ पर किसका मान रखना पड़ेगा आपको, E का। E कितना हो, देखो क्यों बटा एम, तो ऐसे कैसे लिख देता हूं मैं, E बताइए। E इस अनंत रेखीय धनात्मक आवेश का उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, तो किसी तार का कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, याद हो किसी को, Q2 लैम्डा अपॉन आर और इनटू आर, ऐसे कैसे, ये Q का मान, ये M, ये E का मान इतना होता है Q2 लैम्डा अपॉन आर, और ये आर ऐसे का आर से आर कैंसल, तो आपका V का जो मान आएगा वो आएगा कुछ ऐसा, Q2 लैम्डा अपॉन एम, Q2 लैम्डा अपॉन एम। तो Q का मान, इलेक्ट्रॉन का आवेश आप रख सकते हैं आराम से, कि सबको पता है 9 × 10⁻⁹ 2 लैम्डा दिया ही गया है, एम आपके पास दिया ही गया है, इन सबको लिखिए और सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएंगे, ठीक है। आगे चलिए, ये यार बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, इसके लिए तो आपको थोड़ा सा और समझना पड़ेगा, हालांकि मैं कोशिश करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। ये कहता है कि इस तरह एक दिखाया गया है और आपको ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, और R1 का मान दिया गया है 1 ओम और R2 का मान दिया गया है 2 ओम। ये आसान भाषा में कह सकता है कि अगर ये 1 है तो ये 2 इससे जस्ट डबल है। अगर R1 को मैं R बोलूं तो R2 को क्या बोलना पड़ेगा मेरे को, R2 क्या हो गई, 2R हो गई, यही तो बात होगी। R2 कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर मैं मानूं तो ये प्रतिरोध भी R, ये भी R और ये भी R, और ये सब कितने, 2R 2R और 2R, अनंत लगे हुए हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं, ठीक है। अब अनंत में अनंत की एक खास बात है, ये आपने किया भी होगा शायद ये क्वेश्चन, मैं इसको थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ, बाकी अगर नहीं समझ में आए तो बताना, इसको डिटेल से भी कर देंगे अपन। अब देखिए अनंत की एक खास बात है कि अनंत में से आप कुछ कम कर दीजिए, जोड़ दीजिए, अनंत ही रहेगा। हम मान लेते हैं कि इस पूरे सर्किट का, पूरे का, ये और बी के बीच टोटल प्रतिरोध जो है हमने माना कितना है, टोटल हमने x मान लिया कि भाई टोटल जो प्रतिरोध है वो x है। अब ये अगर x का, ये जो x आया है, ये x किसका है, इन सभी का तुल्य प्रतिरोध है, सारों का जो अनंत है। तो अगर इस x में अगर आप 1 R जोड़ दें या 2 R घटा दें, 2 R जोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये x ही रहेगी क्योंकि अनंत का है, ठीक है। इस हिसाब से आपका जो डायग्राम है, इसमें अगर मैं मान लूं कि a और b के बीच का, इसका मैं ऐसे बना सकता हूँ कि मैं मान लेता हूँ भाई a और b के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है, a और b के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है वो तो x है साहब। अब इस x में अगर एक और मैं लगा दो समांतर क्रम में, इसकी बात करो ना, यहां तक मैंने सारे मान लिए, यहां से यहां तक सारे x है, कितना है 2R। अगर इन दोनों को मैं जोड़ू तो भी x ही रहेगा, और एक और मैं यहां लगा दो, इन तीनों को सोल्व करो तो भी क्या रहेगा, x ही रहेगा, क्योंकि x किसका था, अनंत का था। तो पहले आप इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, इन दोनों को जब आप समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, R तो ऐसे कैसे है ऊपर, R तो ये, और इन दोनों को आप जोड़िए समांतर क्रम में, तो ये समांतर क्रम में हो जाएंगे 2RX अपॉन 2R + x। फिर इन दोनों को आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ने पर जो भी मिलता है, मान लीजिए इन दोनों को जब आप जोड़ते तो आपके पास ये जो आएगा, क्या आएगा, ये है 2RX अपॉन 2R + x + R। इन सब का जो भी मान होना चाहिए, कितना होना चाहिए, x ही होना चाहिए, क्योंकि हम तो पहले ही मान चुके हैं और ए के बीच में टोटल प्रतिरोध कितना है, x है, तो ये कितना होना चाहिए, x ही होना चाहिए। अब इस आप इक्वेशन को आप जरूर सोल्व कीजिए, इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास x का मान आ जाएगा। और ये फिर भी ना है तो स्पेशल जरूर कमेंट करना है कि सर क्वेश्चन नंबर 15 पूरा डिटेल से कीजिए, मैं पूरा डिटेल से कर दूंगा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। बाकी लंबा होगा अगर पूरा डिटेल से करेंगे तो, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, समस्या है एक। ये मांस विधि ये अपने नहीं है फिलहाल, तो छोड़ दीजिए इसको।
ताप विद्युत से क्या अभिप्राय है, ये भी अपने नहीं है अभी, है ना, जो हम उसी की बात करें। ये अपने फिलहाल बुक में चलता तो है, लेकिन इस साल ये हट गया है, चैप्टर हट गया है इस साल। एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरित का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आवश्यक चित्र बनाए। आप लोगों के सिलेबस में आपके सर ने करवा रखा होगा, आप उसको जरूर करके देखिए, नहीं आए तो बताना, है ना। ये आसान सा क्वेश्चन है, सीधा ही। मैं उन क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ जो आपकी समझ से बाहर है। ये है, लेकिन अब की बार ये तो अपने चैप्टर ही हट गया है, ये भी चैप्टर हट गया है ना। ये देखिए देखा, इसको पढ़ने के बाद संधारित्र का सिद्धांत क्या है, आपके बिल्कुल लिखाया गया होगा, संधारित्र का सिद्धांत, है ना। यही तो है संधारित्र का सिद्धांत। इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी। ये है कि क्यू को नियत रखकर अगर वी को कम किया जाए तो किसी भी चालक की धारिता बढ़ाई जा सकती है। गोले संधारित्र की धारिता, गोले संधारित्र इस सिलेबस में नहीं है ना, गोले संधारित्र सिलेबस में नहीं है। गोले चालक की धारिता और उसके बीच में ग्राफ खींचे, जो चालक की धारिता और त्रिज्या के बीच में ग्राफ खींचे। गोले चालक के लिए ऐसा आता है, तो ऐसा सीधा ग्राफ मिलेगा आपको। विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा बिल्कुल कर लेंगे आप लोग। एक विद्युत द्विध्रुव का उसके निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक उत्पन्न कीजिए, कर लेंगे आप लोग। आवश्यक चित्र बनाए, सब बना लेंगे। ये देखिए, ये छोटी छोटी बातें, किसी क्षेत्र में यदि विद्युत योग नियत हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ये एक जबरदस्त क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है। देखिए, आप लोगों ने ऐसा पढ़ा है, इक्वल टू डीवी अपॉन dt, और एक कि विभव नियत है, यानी वी क्या है, नियत। नियत का अवकलन करो तो क्या जाएगा, 0। तो अगर किसी क्षेत्र में विभव नियत है तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0 होगा। ये छोटा सा क्वेश्चन है जो 1 नंबर का आएगा, परेशान कर देगा, आधे नंबर का दिएगा इसमें। विद्युत योग की परिभाषा लिख देंगे, किसी विद्युत कारण आर थीटा पर विद्युत व्यंजक, विद्युत योग का व्यंजक प्राप्त कर देंगे। बिल्कुल आर थीटा पर है, जो सामान्य स्थिति है आर थीटा ही है। क्या आता है, शायद v इक्वल टू के 2p अपॉन आर स्क्वायर, हाँ यही है। विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत योग का मान, निरक्ष पे कितना होता है निकाल के देखना, थीटा का मान 90 डिग्री रखोगे उसमें तो निरक्ष पर कितना आएगा, 0। बायो-सावर्ट का नियम चौथे चैप्टर में आपके बायो-सावर्ट का नियम का कथन, ऊर्ध्वाधर धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, सब कुछ है आपके ना। एम्पियर का नियम भी चौथे चैप्टर में, आसान सी बातें हैं तो, है ना। जरूर इनको करना। और आप चाहते हैं कि अगर इसका सेकंड पार्ट कल आएगा, आगे बाकी क्वेश्चन भी आप समझना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको पूरे 10 साल के पेपर करवाने जा रहा हूँ।